हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीआरसी एग्जाम प्रेप पर। यूपीएसआई 2025 टारगेट, जिसमें हम लोग हिंदी 14 नवंबर 2021 का जो पेपर है सेकेंड शिफ्ट का, 14 नवंबर 2021 की एफएसआई का पेपर सेकेंड शिफ्ट का हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल हिंदी के 40 प्रश्नों के साथ। हिंदी के टोटल 40 प्रश्नों का इसमें एनालिसिस करेंगे कंप्लीट, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला। तो पहली बात, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाने वाला, यानी कि हर वर्ष दिया जाता है, प्रति वर्ष दिया जाने वाला साहित्यिक सम्मान है। और यह पुरस्कार भारत का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जो भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा, किसके द्वारा, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा प्रदान किया था। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में, और पहली बार दिया गया सन 1955 में, पहली बार दिया गया, फर्स्ट टाइम दिया गया 1955 में। 1955 में किसको दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। पहली बार ये सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। माखनलाल चतुर्वेदी को, इनकी रचना कौन थी, किस रचना के लिए, तो हिमतरंगिनी, इनका हिमतरंगिनी काव्य के लिए, हिमतरंगिनी काव्य के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, जो कि हर साल प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1954 में भी पहली बार दिया गया, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। तो अपना क्वेश्चन है कि 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला, तो नंद किशोर नवल जी को मिला। नंद किशोर नवल को उनकी रचना छीलते हुए अपने को कविता है इनकी, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें चंद्रकांत देवताले को 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था पत्थर फेंक रहा हूं के लिए। और रेहन पर रघु उपन्यास है काशीनाथ सिंह को, इनको 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानेंद्र प्रतीक संशय आत्मा के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। फेंक रहा हूँ पत्थर चंद्रकांत देवताले का याद रखिएगा, बहुत ज्यादा तो इसको याद रखिएगा। फेंक रहा हूँ चंद्रकांत देवताले का है, रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का है, और संशय आत्मा ज्ञानेंद्र प्रतीक का है। तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल जी को दिया गया। नेक्स्ट है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं। तो मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की कौन से में, मारवाड़ी भाषा में, किसमें लिखे गए हैं, मारवाड़ी भाषा की बोली, मारवाड़ी बोली में लिखे गए हैं। तो मीराबाई की कुछ रचनाओं को यहाँ पे देख लेते हैं। मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी, मुख्य रचनाएं क्या क्या हैं। तो नरसी जी का मायरा, नरसी, यहाँ पे देख लेते हैं, नरसी जी का मायरा जो कि किसका है, मीराबाई जी का है। नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, और राग गोविंद ये मीराबाई की रचनाएं हैं, मीराबाई की। और फुटकर पद पूछा जाता है बहुत, फुटकर पद ये मीराबाई की रचना है। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और फुटकर पद, तो ये मीराबाई की कुछ रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो जिसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने, इसकी रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी। जिसमें क्या है कि जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का इसमें वर्णन किया गया पृथ्वीराज रासो में, जिसकी रचना किसने की, चंद्रबरदाई ने की थी। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, इनमें से कवयित्री होगा। क्या होगा, कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा
कवयित्री। यहाँ पे कुछ शब्द दे रहे हैं, इसका आप बताइए कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखक का पूछे कि लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, और एक लास्ट साधु का स्त्रीलिंग पूछे क्या होगा। तो यहाँ बताइए कि विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी हो जाएगा, गायक का गायिका हो जाएगा, ऐसे ही नायक का क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। लेखक की बात करें तो लेखक का क्या हो जाएगा, लेखक में का प्रत्यय, लेखक में लेखिका हो जाएगा, लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लेखिका हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग पूछे तो साध्वी हो जाएगा, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी हो जाएगा। तो यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सर्वश्रेणी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। तो खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सर्वश्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही जगह। खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, कौरवी भी बोलते हैं, खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं, जिसका उद्भव उत्तरी रूप से हुआ है, सर्वश्रेणी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्पर्श बोधक विशेषण है। स्पर्श बोधक विशेषण है, विशेषण जो गुणवाचक विशेषण होता है उसी के अंदर आता है स्पर्श बोधक विशेषण, जिसमें कि मुलायम, सख्त, जो कि उसको छूकर स्पर्श करके किसी वस्तु के स्पर्श के अनुभव को व्यक्त करने के लिए स्पर्श विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्पर्श बोधक में आ जाता है, जैसे इसमें कोमल हो जाएगा, मुलायम। स्पर्श बोधक के एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। मुलायम हो जाएगा, मुलायम जिसको छू कर बताया जाता कैसा है, स्पर्श करके मुलायम है, सख्त है, ठंडा है या गर्म है, ठंडा है या गर्म है, कोमल है, खुरदुरा है, ये किसके अंतर्गत, ये स्पर्श बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये काव्य पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। किसकी है, महादेवी वर्मा की है, उनके काव्य संग्रह यामा में प्रकाशित है। यह जो मैं नीर भरी दुख की बदली यामा में प्रकाशित है, यामा के लिए, इनकी रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसके लिए महादेवी वर्मा को मिला था। और इनकी मुख्य रचनाएं बात कर लें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो हो जाएगा यामा, रश्मि हो जाएगा इनकी रचना, रश्मि, निहार, नीरजा हो जाएगा, नीरजा और दीपशिखा, ये इनकी रचनाएं हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और गजानन माधव मुक्ति बोध की बात करें, गजानन माधव मुक्ति बोध की रचनाएं कौन कौन सी है, तो चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, दो इनकी रचनाएं याद रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, ये किसकी रचनाएं है, एक गजानन माधव मुक्ति बोध की। सुमित्रानंदन पंत की बात करें, सुमित्रानंदन पंत की रचना में क्या याद रखिएगा, वीणा पल्लव और गुंजन, वीणा पल्लव और गुंजन सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। वीणा पल्लव और गुंजन ये किसकी रचनाएं हैं, ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी दो तीन रचनाएं याद रखिएगा, जैसे अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली यह काव्य पंक्ति किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। उनकी रचना यामा में लिखा गया है, यामा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं यामा, रश्मि, निहार और नीरजा। नेक्स्ट है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो इस हिंदी जो अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने प्रयोग किया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बता सकते हैं, जैसे स्पर्शजन्य बीमारी को क्या बोलेंगे, तो स्पर्शजन्य बीमारी को संक्रामक बीमारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संक्रामक बीमारी बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शजन्य बीमारी को क्या बोलेंगे, संक्रामक बीमारी बोलेंगे। और संक्रांति किसको बोलते हैं, संक्रांति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना,
उसको बोलते हैं संक्रांति। सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति बोलते हैं। तो स्पर्शजन्य बीमारी यहाँ पे संक्रामक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो किस वाच्य में? वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं होती है। तो इसमें जो भाववाच्य होता है न तो कर्ता प्रधान होता है न ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि इसमें क्या होती है, क्रिया का भाव प्रधान होता है। तो किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो भाववाच्य में। किसमें? भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाववाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। इसमें हमेशा क्या होता है, निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे उससे खाना खाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता का प्रयोग होता है। जैसे नेक्स्ट है, त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन में पूछा है, त्रिलोचन मतलब तीन नेत्रों वाला। तीन नेत्रों वाला कौन? अर्थात शिव, जिसमें कि न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होके बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास बोलते हैं? उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण देख लीजिए, जैसे पीताम्बर। क्या हो जाएगा? पीताम्बर पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु भगवान को बोलते हैं। नीलकंठ, क्या नीलकंठ ये किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं। नीलकंठ नीलाकंठ है जिसका। दशानन, दस आनन है जिसका। दशानन रावण को बोलते हैं दशानन, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और वीणापाणी अर्थात सरस्वती जी को बोलते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। द्विगुण समास में पहला पद संख्यावाची होता है, काउंटिंग की बात करता है। अव्यय भाव समास में पहला पद संख्यावाची, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान। इसमें क्या होते हैं? विशेषण विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? तो उज्ज्वल रस या मधुर रस किसको बोलते हैं? भक्ति रस को बोलते हैं। भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस बोलते हैं। इसका अस्थायी भाव होता है भक्ति विषयक प्रेम होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव की बात करें तो रति होता है। हास्य रस का बात करें तो हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। और वत्सल्य रस का अस्थायी भाव वत्सल्य विषयक प्रेम होता है, या ममता या स्नेह इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो उर्दू का उपसर्ग, ये तो उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हिंदी के उपसर्ग और हिंदी संस्कृत, संस्कृत हिंदी और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत हिंदी और उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 संस्कृत के होते हैं और हिंदी के 10 होते हैं और उर्दू के 19 होते हैं। सबसे ज्यादा संस्कृत के होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, हिंदी के 10 और उर्दू के 19 होते हैं। जिसमें कि उर्दू के उपसर्ग पूछा है तो अल हो जाएगा, जैसे अलखरात, जैसे अलविदा, अलबत्ता। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो पंख क्या तत्सम शब्द है? नहीं, पंख एक तद्भव शब्द है। पंख का तत्सम क्या हो जाएगा? पक्ष हो जाएगा। पंख का तत्सम रूप पक्ष हो जाएगा। और पत्थर का तत्सम पूछे, पत्थर का तत्सम क्या होता है? तो प्रस्तर होता है। पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर होता है। और पक्षी का तत्सम रूप क्या होता है? पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है। तो यहाँ पे तद्भव है। तत्सम शब्द कौन है? प्रकट। इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तद्भव रूप प्रगट इसको बोलते हैं। प्रगट गौ लग जाएगा तो ये हो जाएगा तद्भव रूप। तो पंख का तत्सम पक्ष हो जाएगा, पत्थर का तत्सम प्रस्तर हो जाएगा, पंछी का तत्सम पक्षी हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी प्रकट सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द का समानार्थी नहीं है? हालांकि इसके आयोग द्वारा ये गलत पूछा गया था। समानार्थी नहीं बल्कि अनेकार्थी पूछता कि अनेकार्थी इसमें कौन नहीं है, तो सही होता। समानार्थी तो लगभग इसमें है, तो अनेकार्थी की बात करें तो इनमें से अनेकार्थी कौन नहीं है? तो अनेकार्थी जो कि जिसके अनेक अर्थ हों, अनेकार्थी शब्द जिसके अनेक अर्थ हों। तो अनेकार्थी जैसे
अतिथि का अनेकार्थी शब्द यात्री भी होता है, यज्ञ में सोमलता लाने वाला भी होता है, साधु भी होता है, लेकिन उत्तर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट है, किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द के बारे में, किसी पद की व्याख्या करनी हो, जैसे कोई कथन दिया, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो हम लोग उसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सा, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऐसे होता है। तो ये रहा, ये विवरण चिन्ह का निशान ऐसे होता है, ऐसे, ये सही होता है, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया ऑप्शन में। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी का विकास, पूर्वी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है। तो पूर्व हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ था। जैसे अपभ्रंश के 4 रूप हैं, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और नागर्य पैसाची। तो सौरसेनी में क्या आते हैं, पश्चिमी हिंदी आता है, कौन सा, पश्चिमी हिंदी आता है, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आता है, पूर्वी हिंदी, और इसमें बिहारी आता है, इसमें राजस्थानी और नागर्य पैसाची आता है, इसमें राजस्थानी और पहाड़ी आता है। तो अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी आता है। पूर्वी में कौन कौन सी ABC आते हैं, ABC अर्थात अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरित करना है कि कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली द्वारा शतक लगाया गया। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य का कर्तृवाच्य, यही है कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। तो कोहली ने शतक लगाया, द्वारा की जगह पे क्या हो जाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक लगाया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोहली ने शतक लगाया। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। उज्ज्वल की वर्तनी कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये वर्तनी शुद्ध है उज्ज्वल की। वाल्मीकि की वर्तनी आप शुद्ध बताइए, वाल्मीकि की वर्तनी क्या होती है, क्या वाल्मीकि ऐसे होता है, वाल्मीकि की वर्तनी शुद्ध है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वाल्मीकि की वर्तनी क्या होती है, वाल्मीकि कैसे होता है, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, वाल्मीकि छोटी की मात्रा होती है इसमें, तो हो जाएगा वाल्मीकि। और कालिदास में बड़ी की मात्रा नहीं होती, कालिदास छोटी की मात्रा होती, कालिदास, ये इसकी वर्तनी सही होती है। संग्रहित होता है, एक होता है संग्रहित, क्या होता है, संग्रहित नहीं बोलते हैं उसको, संग्रहित बोलते हैं। ये इसकी वर्तनी खाली देखिए, शुद्ध वाला संग्रहित होता है, संग्रहित, कालिदास, वाल्मीकि, ये सब पूछे जाते हैं। उज्ज्वल, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल, वाल्मीकि, कालिदास, संग्रहित। नेक्स्ट है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्रालु में प्रत्यय, तो तंद्रा प्लस लू, ऑप्शन नंबर बी सही जगह, लू प्रत्यय इसमें प्रयोग होता है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसको प्रत्यय बोलते हैं, और शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश है। गद्यांश से यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, जिसका हम लोग आंसर देखेंगे क्या होता है, यहाँ से लेके चंदन तक, ये इसी का है। 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो ये रहा गद्यांश। गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर ढूंढते हैं। तो उक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है। देश प्रेम का आलंबन क्या है, तो हम लोग को आलंबन ढूंढना है कि आलंबन क्या है। तो देश प्रेम, यहाँ पे देखेंगे आलंबन यहाँ पे मिल जा रहा है। देश प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश, जिसका आलंबन है सारा देश, उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। तो आलंबन है सारा देश। देखते हैं सारा देश इसमें ऑप्शन है, देश के लोग, देश के जंगल, देश के पशु पक्षी, सारा देश अर्थात पूरा देश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है, पूरा देश है। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहचर्यगत प्रेम का क्या अर्थ है। साहचर्यगत प्रेम का अर्थ पूछा है कि यहाँ पे साहचर्यगत प्रेम का अर्थ क्या होगा। तो साहचर्यगत प्रेम का अर्थ हम लोग देखते हैं कि इसमें साहचर्यगत प्रेम कहाँ पे पूछा है, कि साहचर्यगत प्रेम कहाँ पे है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि यह एक सहचर्यगत प्रेम है, अर्थात जिसके सानिध्य में हम अपने अभ्यास पड़ जाता है, जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। जिनके सानिध्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि साथ साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम, जब पहाड़ों को अपना समझेगा, सभी मनुष्यों से प्रेम करेगा, आश्चर्य के साथ नहीं। तो यहाँ पे साथ की बात कर रहा है, साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम को बोलेंगे सहचर्यगत प्रेम। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे नापा जाता है? क्या तराजू से, परिचय से, कल्पना से, अंतःकरण के सच्चे भावों से? तो प्रेम को कैसे मापा जाता है? यहाँ पे देखेंगे प्रेम को कैसे मापा जाता है, तो इधर देखेंगे ये तो भाव मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हैं। प्रेम को तराजू से तोला नहीं जाता। यहाँ पे देखेंगे तराजू से तोला नहीं जा सकता, तराजू से तोला नहीं जा सकता। जब तुम किसी के सुख दुख के भागीदार ही नहीं बने, तो उसे सुखी देखने के स्वप्न की तुम कल्पना कैसे करोगे? यहाँ पे कल्पना भी नहीं, कल्पना कैसे करोगे? उसे अलग रहकर अपनी बोली से तुम उसके हित को कैसे, हित की बात करो, पर उसके प्रेम के माधुर्य जैसे भाव नहीं होंगे। प्रेम को तरह तो भाव मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय से प्रेम की उत्पत्ति होती है, प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि आप समझते हैं तो आपके अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम के भाव उजागर होते हैं, अंतःकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो कल्पना से होता है, ना तो परिचय से, ना ही तराजू से, अंतःकरण के सच्चे भावों से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंतःकरण के सच्चे भावों से। नेक्स्ट है, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? चंदन का पर्यायवाची शब्द मलयज होता है। चंदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मलयज होता है। चंदन के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गंधराज हो जाएगा। इसका पर्यायवाची क्या होगा? गंधराज। क्या हो जाएगा? गंधराज। ये चंदन के पर्यायवाची गंधराज। श्रीखंड बोलते हैं इसको, श्रीखंड। क्या बोलते हैं? श्रीखंड। और सदल बोलते हैं, सदल। गंधराज, श्रीखंड और सदल, मलयज, ये चंदन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? चंदन के पर्यायवाची हैं। मंडन का अर्थ क्या होता है? मंडन अर्थात श्रृंगार करना होता है। क्या होता है? श्रृंगार करना या अलंकृत होना, श्रृंगार करना। सोम किसको बोलते हैं? अमृत को बोलते हैं। अमी, अमी, सोम, सुधा, सुशोभोग, ये अमृत का पर्यायवाची है। और मरीचि किसको बोलते हैं? किरण को बोलते हैं, रश्मि को बोलते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है, ज्योति, प्रभा, रश्मि, उसको बोलते हैं मरीचि। तो यहाँ पे चंदन का पर्यायवाची मलयज हो जाएगा। इनमें से कौन सा छंद, इनमें से पूछा है कौन सा छंद वार्णिक है? तो वार्णिक छंद तीन तरह के होते हैं। छंद तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मात्रिक छंद। छंद कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। दूसरा होता है वार्णिक छंद। और तीसरा होता है मुक्त छंद या स्वच्छंद बोलते हैं। मुक्त छंद या स्वच्छंद या फिर रबर छंद भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबर छंद भी बोलते हैं या केचुआ छंद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा छंद जो है कि वार्णिक है। तो जो मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद में सोठा, बरवय, दोहा, चौपाई, सोठा, बरवय, दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, छप्पा, जो है कि ये तो मात्रिक छंद की उदाहरण है। मात्रिक छंद है। और बरवय जो होता, सवैया जो होता है, सवैया यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सवैया जो होता है वार्णिक छंद है। सवैया, इंद्र बजा, घनाक्षरी और उपेंद्र वजा, मालिनी, ये तो किसके छंद है? वार्णिक छंद के उदाहरण है। नेक्स्ट है, स्पर्श वर्णों की संख्या पूछा है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श वर्णों की संख्या यानी कि क से लेके म तक, क ख ग घ ङ छ छ ज झ, क ख ग घ ङ छ छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म तक जो होता है ये 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन म, प फ ब भ म, फिर उसके बाद य र ल वो आता है। ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन की उदाहरण है। य र ल वो अंतस्थ व्यंजन। फिर बड़ा स, मूर्धन्य स यानी कि षटकोण स,
छोटा स और ह, श ह, ये किसका ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ और स्र, ये संयुक्त व्यंजन की उदाहरण है। छ त्र ज्ञ और स्र, ये वाला, ये नहीं है, ये तो तरह हो गया स्र, ये वाला। तो छ त्र ज्ञ स्र ये संयुक्त व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। स्पर्श वर्णों की संख्या क से लेके म तक, यानी कि टोटल 25 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा शब्द आमिष का विलोम है। आमिष का विलोम पूछा है कि आमिष का विलोम क्या होगा। तो आमिष या सामिष, आमिष, आमिष या सामिष भी इसको बोलते हैं, सामिष। आमिष या सामिष जो कि मांस मछली जिस भोजन में न हो, वह भोजन जिसमें मांस मछली न हो उसको आमिष या सामिष बोलते हैं। और जिस भोजन में मांस मछली हो उसको बोलते हैं निरामिष। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा, आमिष या सामिष का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। तो निरामिष किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में सही का। आमिष या सामिष का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। शुष्क का विलोम क्या होता है, तो शुष्क का विलोम क्या होता है, आर्द्र होता है। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र होता है। साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है। तो ये किस विद्वान की है, श्याम सुंदर दास की है। किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, आलंबन धर्म को साधारणीकरण माना है। लेकिन यहाँ पे साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किसने की है, तो श्याम सुंदर दास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। कवियों में राजकुमार किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। कवियों में राजकुमार किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता है। इनको तोता ए हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता है। तोता ए हिंद किसको बोलते हैं, पूछा जाता है तोता ए हिंद किसको बोलते हैं, या भारत का तोता, तो इसको बोलते हैं अमीर खुसरो को बोलते हैं। किसको, अमीर खुसरो को बोलते हैं। नेक्स्ट है, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। वह रोज देर से उठता है, ता है ती है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें कि क्या होता है, अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया में कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े। कार्य का फल किस पे पड़े, कर्ता पर, कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे श्याम सोता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्याम सोता है, ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अब तब करना मुहावरे का अर्थ पूछा है कि अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अब तब करना अर्थात बहाना बनाना। अब तब करना अर्थात बहाना बनाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तब करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहाना बनाना। परेशान करना किस मुहावरे का अर्थ है, परेशान करना यानी कि नाक में दम करना होता है। मरने के करीब होना अर्थात कब्र में पांव लटकना। कब्र में पांव लटकना अर्थात मरने के करीब होना। यहाँ पे अब तब करना अर्थात बहाना बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुदा बख्श पुस्तकालय। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो खुदा बख्श पुस्तकालय जो है कि पटना बिहार में स्थित है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है, पटना बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो उसे सकर्मक क्रिया बोलेंगे। कौन सी क्रिया बोलेंगे, सकर्मक क्रिया बोलेंगे। और इसका अपोजिट हो जाएगा, जिस क्रिया का फल किस पे, कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया में जो क्रिया पहले हो चुकी होती है, पूर्वकालिक क्रिया जैसे एक कार्य खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे कोई कार्य दूसरे से करवाया जाता है, जैसे मोहन ने सोहन से काम करवाया, पानी भरवाया, ऐसा करके, मतलब वो प्रेरणार्थक क्रिया, अपने कार्य खुद न करके दूसरे से कार्य करवाता है तो उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो मेरा लड़का आलसी है, मेरा घोड़ा काला है, वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आलसी हो जाएगा, काला हो जाएगा, मिथ्या।
ये सभी क्या विधेय विशेषण का उदाहरण। तो इसमें उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विधेय विशेषण के उदाहरण सभी हैं। नेक्स्ट है माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं। तो माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं, जिसमें र ल आदि वर्ण कोमल वर्ण आते हैं। र और ल इसमें क्या क्या माधुर्य गुण में न म र य व ये सब आते हैं, माधुर्य गुण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो होता है कि हमेशा बहुवचन होता है। तो प्राण हमेशा बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से पूछा है कौन सा शब्द बहुवचन है, तो प्राण बहुवचन शब्द है। यहाँ पे लड़का का बहुवचन देखेंगे तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएंगे, लड़का का लड़के हो जाएंगे, माता का माताएं हो जाएगा, माता का क्या हो जाएगा बहुवचन, माताएं हो जाएगा, किताब का किताबें हो जाएगा, किताब का बहुवचन क्या हो जाएगा, किताबें हो जाएगा, माता का माताएं हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, प्राण का प्राण ही रहेगा। नेक्स्ट है बांसुरी बज रही थी। रही थी जो होता है अपूर्ण को बताता है, अपूर्ण को बताता है। थी जो आ जाएगा ये भूतकाल को बताएगा, तो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर बोले कि बांसुरी बज रही है तो ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, यानी कार्य चल रहा होता है उसमें। तो रही थी उस समय में भूतकाल में एक कार्य चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपूर्ण भूत का उदाहरण है। नेक्स्ट है अलंकार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं, बिल्कुल सही है। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्रेष्ठ अलंकार होता है, सही है। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं, ये सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसके उदाहरण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाहर कोई आया है। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है, पूछा है कि इसमें से सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। देखो बाहर कोई आया है, ये कोई पता नहीं है किसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जो सो का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं की बात करता है, अपने की। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह हुआ होता है। तो ये रहे टोटल 40 प्रश्न दोस्तों।